वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बच्चों पढ़ेंगे प्रदीप और अदीप्त वस्तुएं क्या होती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ठीक है, वो दृश्य होता है नहीं होता है के बारे में, प्रकाश क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए ये शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, चलिए देख सकते हैं यहाँ पर कर है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है आपका बच्चों प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लाइट चैप्टर है आपका। ठीक है, यहाँ पर है आपका देख सकते हैं यहाँ पर है प्रकाश क्या है। ठीक है बच्चों, करा है कि व्हाट इज प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो प्रकाश आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर करा है। ठीक है, प्रकाश से हम सभी परिचित हैं। प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुओं को माने हम देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में अपनी आंखों को खोली रखने पर हमें कुछ दिखलाई नहीं देता है। स्पष्ट है कि वस्तुओं को देखने के लिए आंखों के अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यकता होती है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका अनुभव तो कर सकते हैं ना। अतः यह हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि प्रकाश क्या होता है बच्चों, तो प्रकाश वह भौतिक साधन है अथवा कारण है यहाँ पर जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं बच्चों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर, प्रकाश कैसा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है बच्चों, जागृत कर देता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करता है वह जागृत करता है। ठीक है, आगे बढ़कर देखेंगे करा है प्रकाशीय ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित किया जा सकता है तथा अन्य ऊर्जाओं से इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। जैसे हम लोहार यहाँ पर हथौड़े से लोहे के टुकड़े के ऊपर चोट मारता है तो चिंगारी निकलती है। यह यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है बच्चों, यहाँ पर प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी चलती है यानी वैक्यूम में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, यह आपने अध्ययन किया, यहाँ पर देखा आपने बच्चों कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस यहाँ पर बॉडीज के बारे में क्या होता है, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बच्चों यहाँ पर प्रदीप और अर्दीप वस्तुएं क्या होती है, तो देख सकते हैं यहाँ पर करा है जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती और विद्युत बल्ब इत्यादि। ठीक है, वैसे आगे बढ़ सकते देख सकते हैं जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर ही दिखलाई देती है उन्हें यहाँ पर अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कहने का मतलब है जिनमें से बच्चों जिनमें से यहाँ पर स्वतः प्रकाश निकलता है। ठीक है, यहाँ पर जिसमें से जैसे सूर्य है, यहाँ पर जो तारे हैं उनमें से स्वतः प्रकाश निकलता है, विद्युत यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बल्ब है, मोमबत्ती है, लालटेन है, इन सबसे स्वतः प्रकाश निकलता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जिनमें से प्रकाश नहीं निकलता है वो दूसरे किसी माध्यम से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, मेज है, कुर्सी है इत्यादि। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, वीडियो के लिस्ट आपको प्ले लिस्ट आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप मैथ, विज्ञान या हाई स्कूल के यानी कक्षा 10 के सभी विषयों का आप अध्ययन कर सकते बच्चों। वहाँ पर जाएंगे वीडियोज में चैनल के, तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें अच्छे से तैयारी कराया गया है, वहाँ से आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है कह के प्रकाशिक माध्यम यानी ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर प्रकाशिक माध्यम क्या होता है बच्चों, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो प्रकाश है वह जिस रास्ते से गमन करता है, जिस रास्ते से होकर जाता है
जिस पथ से होकर जाता है उसी पथ को हम लोग प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की बात कर रहा है, जिसे सामान्यतः हम लोग निर्वात कहते हैं, में भी कह रहा है कि प्रकाशिक माध्यम है। जो मुक्त आकाश है वह भी क्या है बच्चों, यहाँ पर एक प्रकार का वह क्या है, प्रकाशिक माध्यम है। क्या है बच्चों, यह प्रकाशिक माध्यम है। ठीक है, अब ये जो प्रकाशिक माध्यम है इन्हें हम लोग देख सकते हैं, करा है कि माध्यमों से होकर प्रकाश की जो गमन क्षमता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी जो ऑप्टिकल मीडियम है बच्चों, इसे हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या होता है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर अध्ययन करते हैं हम लोग। पारदर्शक क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर पारभाषक क्या होता है, ट्रांसलेंट क्या होता है बच्चों, और अपारदर्शक क्या होता है यानी ओपेक्यू क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहला हेडिंग रहेगा आपका बच्चों, यहाँ पर पारदर्शक ट्रांसपेरेंट की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर पारदर्शक क्या होता है तो देखेंगे, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना। पारदर्शक का मतलब होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसा माध्यम, ठीक है, ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, निकल जाए। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड में क्या हो जाए बच्चों, निकल जाए। ठीक है, एक भाग से दूसरे भाग में चला जाए। ठीक है, उसी को ही हम लोग कहेंगे पारदर्शक माध्यम। समझ रहे ना, आर पार निकलने की बात कर रहा है, उसका अधिकांश भाग, मैक्सिमम भाग की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसका मैक्सिमम भाग बाहर निकलना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, प्रकाश, यहाँ पर पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते बच्चों, वायु यानी यहाँ पर हवा में है, ठीक है, जल है और कांच है। यह कैसे है बच्चों, यहाँ पर ये पारदर्शक माध्यम है। इनसे जो वायु, यहाँ पर जो प्रकाश है बच्चों, वह आर पार निकल जाता है। ठीक है, स्वतः ही आर पार निकल जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर निर्वात की बात करेंगे बच्चों, वैक्यूम की बात करेंगे, तो वैक्यूम आदर्श अथवा पूर्ण पारदर्शक माध्यम है। ठीक है, पूर्णतः की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि इसमें से प्रकाश का 100% भाग आर पार निकल जाता है बच्चों। कितना परसेंट, 100% भाग पूर्ण रूप से अच्छे से निकल जाता है। किसमें बच्चों, निर्वात हुए वैक्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, यह नोट करके लिख लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक, चलिए दूसरा देख सकते हैं, पारभाषक क्या होता है, ट्रांसलेंट की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर पारभाषक क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर पारभाषक क्या होता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे परिभाषक में, तो कह रहा है जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि वह माध्यम जिसमें से प्रकाश तो निकलेगा लेकिन बहुत कम निकलेगा, आंशिक भाग निकलेगा उसका, बहुत कम मात्रा में जब बाहर निकलता है, इस साइड से दूसरी साइड में निकलता है, एक ओर से दूसरी ओर निकलता है, ठीक है, आर पार गमन करता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पर, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज जो अच्छे से डूबा हुआ हो, गंदला जल आदि की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, इनसे क्या होकर प्रकाश यहाँ से बाहर निकलेगा, तो बहुत कम निकलेगा। ठीक है, निकलेगा लेकिन कम निकलेगा बच्चों, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब थोड़ा सा निकलेगा तो उसे पारभाषक कहेंगे, और 100% निकल जाए, ठीक है, 99% निकल जाए, उसे पारदर्शक कहेंगे। और जिसमें से होकर ही न निकले, कभी उस माध्यम से बाहर जाएगा ही नहीं, उसे अपारदर्शक कहते हैं। ठीक है, तो अपारदर्शक देख सकते ओपीक्यू की बात करेंगे बच्चों, कह रहा है जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे अपारदर्शक कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उससे पार ही नहीं जाएगा प्रकाश, रुक जाएगा, एक साइड से दूसरी साइड की ओर नहीं जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी अपारदर्शक पदार्थ के तल पर आपतित प्रकाश उसे पूर्णतः परावर्तित अथवा अवशोषित हो जाती है, माने उस तल के द्वारा ये सोख लिया जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ से उसके पार जाता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक बोलते हैं बच्चों, ओपेक्यू बोलते हैं। समझ गया ना। चलिए, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ बच्चों। ठीक है बच्चों, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रकाश की किरण की बात करेंगे, रे ऑफ लाइट। कह रहा है किसी समांग माध्यम में
से यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेजु रेखीय मार्ग से गति करता है बच्चों, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं बच्चों? तो कह रहा है किसी समांग माध्यम में, याद रखिएगा, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक प्रकाश रेजु रेखीय यानी एक सरल रेखा में गमन करता है बच्चों, एक यहाँ पर सीधी रेखा में गमन करता है, उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं बच्चों। किसे कहते हैं हम लोग? जब एक ही माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो एक सीधी रेखा में यहाँ पर एक सीधे मार्ग में गमन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। कर कि जब वो एक ही दिशा में जाएगी और अधिक मात्रा में जाएगी, समूहों में जाएगी, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पर किरण पुंज कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं जो प्रकाश पुंज होता है बच्चों वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से वो तीनों है बच्चों? यहाँ पर आप देख सकते हैं, करा है पहला है आपका बच्चों यहाँ पर अभिसारी, यहाँ पर कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर कन्वर्जेंट की बात करेंगे तो देख सकते हैं, करा है यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से मिल रही हो तो उसे अभिसारी प्रकाश यहाँ पर पुंज कहेंगे। ठीक है, अभिसारी कह रहा है कि यहाँ से एक ही यहाँ पर बिंदु पर मिल रही हो। ठीक है बच्चों, ये क्या हो रही है? दूसरे माध्यम से आए लेकिन एक ही स्थान पर जब ये मिल जाती है, ठीक बच्चों, ये तीर इधर की ओर रहेगा, इस तरह से तीर रहेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक ही स्थान पर जब ये मिल जाती है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, यह जो तीर है अंदर की ओर जाएगा बच्चों, यानी एक ही जब बिंदु पर ये मिलेंगी, कह रहा है कि एक ही बिंदु पर जब मिलती है तभी उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अभिसारी यहाँ पर प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देख सकते हैं अपसारी क्या होता है बच्चों? यहाँ पर डाइवर्जेंट की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, कह रहा है यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कोई बिंदु है, इससे सभी किरणें इस तरह से जब निकलेंगी, एक ही स्थान से निकलती हुई बाहर की ओर जाती हुई, आप टॉर्च देखे होंगे बच्चों, तो वहां पर एक ही लाइट से यहाँ पर फोकस बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, तो उसी की बात करें कि एक ही स्थान से जब निकलती हुई प्रतीत होंगी, उससे हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? उससे हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, और तीसरा देख सकते हैं, तीसरा है बच्चों यहाँ पर है आपका समांतर की बात कर रहा है बच्चों, समांतर किरण की बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं जब एक प्रकाश की किरणें इस तरह से समांतर हो, कह रहा है पैरेलल की बात कर रहा है। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर यहाँ पर समांतर हो तो उसे हम लोग समांतर प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज बोलते हैं। जब इस तरह से प्रकाश की किरणें हो तभी उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पर समांतर प्रकाश किरण बोलेंगे। ठीक है, अब इस तरह से अध्ययन करने के बाद आप समझ गए बच्चों कि प्रकाश के सामान्य लक्षण क्या क्या है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश के लक्षण। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की बात करेंगे बच्चों, यानी ये प्रकाश जो है उसके क्या क्या लक्षण है बच्चों। तो आप पहला देख सकते हैं, कह रहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश कैसे चलता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा इसका लक्षण क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है बच्चों प्रकाश का? तो कह रहा कि प्रकाश निर्वात में जो प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़कर देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा करा है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, यहाँ पर किस रेखा में बच्चों गति करती है? तो एक रेखीय रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, चौथा देख सकते हैं, करा है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो चिकने पृष्ठ होते हैं, जो द्रव वाला माध्यम है, जो ठोस वाला है, उसके तल से, उसके पृष्ठ से प्रकाश का क्या हो जाता है बच्चों? परावर्तन हो जाता है। ठीक है, पांचवा कह रहा है यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे परावर्तक यहाँ पर पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब भी प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से
दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाता है, उसका अपवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर छठवां देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जो देखने लायक प्रकाश की किरणें पुंज है यहाँ पर, उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक के मध्य होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सातवां देख सकते हैं कर है, प्रकाश तरंगों के यहाँ पर लाक्षणिक गुण है, क्या क्या है उसका, जो तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश। ठीक है, तो व्यतिकरण है, इंटरफ्रेंस की बात कर रहा है, विवर्तन है, डिफ्रेक्शन की बात कर रहा है, तथा ध्रुवण है, पोलराइजेशन की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, इत्यादि को प्रकाश क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है आप देख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों परीक्षाओं की दृष्टि से। इसका आप अच्छे से अध्ययन करके ही जाइएगा एग्जामों में। ठीक है, देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देख सकते बच्चों यहाँ पर करा है, जब प्रकाश एक यहाँ पर समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है, परावर्तक तल यानी दर्पण में आप देख सकते हैं M1 M2 कहलाता है। चित्र यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, चित्र यह है। यहाँ पर के अनुसार देख सकते हैं, जो दर्पण है M1 M2 के आपतन बिंदु यहाँ पर B पर आपतित किरण AB और अभिलंब NB के बीच बना आपतन कोण I तथा परावर्तित कोण BC और अभिलंब के बीच बना कोण यहाँ पर परावर्तन कोण कैप यहाँ पर आ रहा है। ठीक बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं, जो दर्पण है आप इसका व्याख्या कर सकते हैं बच्चों। जो दर्पण आपका है यहाँ पर देख सकते हैं M1 और M2 जो दर्पण है, ठीक है, यह समतल दर्पण है। बिंदु B से एक किरण पुंज आ रही है AB, ठीक है बच्चों, और इस दर्पण से टकराकर बिंदु B से टकराकर इधर परावर्तित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो जो किरणें आती है किसी सरफेस पर उसे आपतित किरण बोलते हैं, और परावर्तित हो जाती है, टकराती है किसी भी बिंदु से, और यहाँ से जब इस तरह से परावर्तित हो जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब इन दोनों के बीच यदि एक लंब खींच देते हैं तो उसे अभिलंब बोलते हैं। ठीक बच्चों, उस बिंदु पर एक लंब खींच देते हैं तो उसे अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जो NB है बच्चों, यह क्या है, आपका अभिलंब है, जो BC है परावर्तित है, और जो AB है वो आपतित किरण है। तो जो अभिलंब के दोनों ओर जो कोण बने बच्चों, यहाँ पर इसको आपतन कोण बोलेंगे I और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण R। ठीक है, यह दोनों इक्वल इक्वल होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर इक्वल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक नियम यहाँ पर प्रकाश के नियम बन जाएंगे बच्चों। क्या नियम बन जाएंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है बच्चों, इस नियम को अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए उन नियमों को देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर तो नियम क्या है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो देख सकते हैं करा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है बच्चों। जो परावर्तन है उसके 2 नियम है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्या है बच्चों, करा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, वो एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं बच्चों, आपस में बराबर होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर दोनों यहाँ पर कोण बराबर होते हैं, और यहाँ पर सरफेस पर अपने तल पर जो दर्पण पर जो तीनों कोण देखा अपने बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में थे बच्चों। उस दर्पण के पृष्ठ पर ही थे, आपने वहां पर अध्ययन किया बच्चों, आपने वहां पर देखा।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये दो नियम थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब आपका आ गया बच्चों यहाँ पर गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे बच्चों। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, व्हाट इज गोलीय दर्पण, यहाँ पर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहाँ पर गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर करा है, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, तो वह कांच का क्या होता है बच्चों, खोखला एक पृष्ठीय भाग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि किसी गोले का यहाँ पर गोलीय पृष्ठ वह कहलाता है, किसी गोले का जो पृष्ठ होता है वही गोलीय पृष्ठ कहलाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से बच्चों, इस चित्र में आप देख सकते हैं, यह जो आपका यह वाला भाग है, इसमें इस तरह से जो बाहर वाला भाग रहेगा बच्चों, यह उभरा हुआ तल जिसको उत्तल बोलेंगे, और जो अंदर की ओर रहेगा बच्चों दबा हुआ तल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, अवतल बोलेंगे। याद रखिएगा बच्चों, जो उभरा रहेगा उससे उत्तल और जो दबा हुआ रहेगा उससे अवतल। यानी यह खोखले गोले का पृष्ठ होता है, इसलिए इसको हम लोग गोलीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बच्चों, खोखले गोले के किसी खंड के दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, इनमें से एक तल उभरा हुआ यानी उत्तल तथा दूसरा दबा हुआ, ठीक है, अवतल होता है। इस तरह से आपने देखा इस चित्र में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इस गोलीय दर्पण से बार बार आरेख वाला तो पूछता है बच्चों, इसलिए आप इसका अच्छे से अध्ययन करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ठीक है बच्चों, यानी हाई स्कूल के सभी विषयों की तैयारी है, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, या इस चैनल के वीडियोज में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वहाँ पर आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं कह रहा है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आप देख सकते हैं बच्चों अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर की बात कर रहा है, अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे कर है, यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए, ठीक है, जो गोलीय खंड आपने यह निकाला है गोलीय दर्पण, कर कुछ पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर कहते हैं। कहा है कि अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, यह जो अवतल वाला पृष्ठ है बच्चों, यह अंदर वाला यानी दबे हुए भाग से ही प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल दर्पण बोलते हैं। जो यह दबा हुआ वाला भाग रहेगा बच्चों, यह जब दबा हुआ वाला भाग रहेगा, इस दबे वाले भाग को ही हम लोग अवतल दर्पण बोलेंगे। जब इससे प्रकाश का परावर्तन होता है तब ऐसा होता है। ठीक है, अब इस तरह से यदि बाहर वाले से प्रकाश का परावर्तन होता है तब उसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। कर है, यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि उसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, किरण आरेख में अवतल एवं उत्तल दर्पण को उनकी अनुप्रस्थ काट के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस तरह से जब अंदर वाले भाग से बच्चों यहाँ से होगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, यह एक किरण आई और यहाँ पर दबे वाले पृष्ठ से टकराकर फिर जब वापस यह आ गई, तो यहाँ पर आपने देखा कि दबे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हुआ, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल दर्पण बोलते हैं। जब यह प्रकाश की किरण दबे वाले भाग से परावर्तित हो जाती है उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरण उठे वाले भाग से, ठीक है, यानी जो कलई किया गया है बच्चों अंदर की ओर किया गया है इसमें, और उठे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, इस तरह से किरणें आ रही है, ठीक है बच्चों, और टकराकर फिर इधर घूम जा रही है, इस प्रकार हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण बोलेंगे। या इसको इस तरह से आप आरेख देख सकते हैं बच्चों,
इस तरह से आप आरेख देख सकते हैं, अवतल और उत्तल का आरेख यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर इसका यह आपका ध्रुव कहलाएगा, केंद्र है। इस तरह से आपका एक किरण यहाँ पर आई और टकरा कर वापस चली गई, तो इसे अवतल दर्पण, और यहाँ पर उभरे भाग से टकरा कर वापस चली गई तो अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग जो गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं पढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आएंगे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि वस्तु को कहाँ रखा जाए उसकी बात है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। ठीक बच्चों, पहले यहाँ पर जैसे कह रहा है कि दर्पण का ध्रुव यानी पोल क्या होता है। जो दर्पण आपका है अवतल या उत्तर, उसमें जो दर्पण का ध्रुव है वो पोल, वो क्या होता है उसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण में जो यह चित्र है, इसमें दर्पण का जो ध्रुव है वो P है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यह आंतरिक भाग को दिखाया है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर आंतरिक भाग में कलई किया गया है। इसका मतलब इसका परावर्तन उठे वाले भाग से है। इसका मतलब ये कैसा है, तो उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर जो यह मुख्य अक्ष है, यह जो सेंटर कहलाएगा बच्चों, इसी को इस दर्पण का, इस उत्तल दर्पण का पोल कहते हैं। यह P यहाँ पर ध्रुव के कहते हैं इसे, यानी यह जो P है यह क्या है, ध्रुव है, पोल कहलाता है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, वक्रता त्रिज्या, यानी ध्रुव से और केंद्र वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ से जो ध्रुव है और यहाँ पर जो वक्रता केंद्र है, इसकी बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे बच्चों। यह R जो क्या है बच्चों, वक्रता त्रिज्या है। यह C आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, यह उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में देख सकते हैं यहाँ पर दबे वाले भाग से इस तरह से परावर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर यह ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा, यह वक्रता केंद्र है। ठीक बच्चों, सेंटर ऑफ यहाँ पर कर्वेचर की बात करेंगे, यह मुख्य अक्ष है। और इस तरह से यहाँ तक की दूरी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूसरा हेडिंग आप देख ही सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, कर है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के पृष्ठीय भाग का उभरा यहाँ पर गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण में यह जो चित्र है, इस दर्पण में वक्रता केंद्र क्या है बच्चों, C है। यह जो C है वही वक्रता केंद्र कहलाता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपने देखा, परिभाषाओं को अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। यह ध्रुव कहलाता है, यह वक्रता केंद्र कहलाता है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं कह रहा है दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। जो दर्पण का जो बिंदु होता है बच्चों, यहाँ पर किसी बिंदु को जब वक्रता केंद्र से मिला देंगे और इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, तो वह जो रेखा होगी जिस बिंदु पर मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, तीसरा परिभाषा देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है बच्चों, अभी मैं बता रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, तो यहाँ पर है बच्चों, आपको देख सकते हैं करा है गोलीय दर्पण जिस खोखले भाग यहाँ पर खोखले गोले का यहाँ पर भाग होता है, उसकी त्रिज्या को गोलीय यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की क्या कहते हैं बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह दर्पण पर स्थित किसी बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर किसी बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। अतः आप कह सकते हैं, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये राशि 1/r को दर्पण की वक्रता बोलते हैं, यानी 1/r को क्या बोलेंगे बच्चों, दर्पण की वक्रता बोलेंगे, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, त्रिज्या को यहाँ पर वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर कैपिटल R से। चौथा देख सकते बच्चों, यहाँ पर मुख्य अक्ष क्या है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, करा है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं।
ठीक है, चित्र में आपने देखा 10.6 में करा है। 10.6 में जो दर्पण का मुख्य अक्ष रेखा क्या था बच्चों, पीसी रेखा था। मैं आपको दिखाया था यहाँ पर मुख्य अक्ष कहलाता है, जो आपने पीछे चित्र में देखा वह उसका क्या था बच्चों, यहाँ पर वह था आपका मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, आगे बढ़कर देख सकते हैं बच्चों करा है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का अक्ष कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार गोलीय दर्पण के अनंत अक्ष होते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है बच्चों, उसके अक्षों की संख्या क्या होती है बच्चों, अनंत होती है। इनमें से जो अक्ष दर्पण के ध्रुव से जाता है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, मुख्य अक्ष कहते हैं। सभी अक्ष गोलीय दर्पण पर क्या होते हैं बच्चों, अभिलंब होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर अभिलंब होते हैं। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर अगला देख सकते हैं। पांचवा क्या करा है, पांचवा करा कि मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस या और करके फोकस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या किस टॉपिक को चाहिए आपको बच्चों, किस लेसन का टॉपिक चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उसको आप डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस क्या है। क्या करा बच्चों, यहाँ पर करा है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण में, यह जब होकर जाती है तो वह किस में होता है, अवतल दर्पण में, अथवा जिस बिंदु से आप सरित होती हुई प्रतीत होती है यानी उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर होकर जाएगी, इस तरह से जब होकर जाएगी यहाँ से, इस तरह से यहाँ पर समांतर रेखा इस तरह से यहाँ पर मुख्य अक्ष से होकर फिर वापस इस तरह से आ जाती है, तो वह अवतल दर्पण में होता, यहाँ पर अवतल दर्पण में होता है। और इस तरह से उस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आप चित्र में देखेंगे, यह निकलती हुई और इसी में प्रवेश करती हुई जब मालूम पड़ेगी तो वह उत्तल दर्पण में होगा। ठीक है, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मुख्य फोकस कहते, जो चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, करा यहाँ पर चित्र 1.7 में, जो आप 1.7 ये दोनों जो चित्र देख रहे हैं बच्चों, करा कि दर्पण का मुख्य फोकस यफ है। यफ इसका क्या है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, जो समांतर रेखा इस तरह से आई थी, तो जिस बिंदु पर मिली है इसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं। किसमें, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में आप देख सकते हैं, यहाँ से जाकर यहाँ पर मिल रही है इस तरह से, ठीक है, किरणें यहाँ पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर तो देख सकते हैं जो बिंदु है आपका बच्चों, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, जिसको कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, कैपिटल एफ से। मुख्य फोकस को सामान्यतः केवल फोकस ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों, इसको केवल फोकस ही लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा जाता है, केवल क्या लिखा जाता है बच्चों, सामान्यतः उसको केवल हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला परिभाषा देख सकते बच्चों, यहाँ पर फोकस दूरी क्या कहता है, फोकल लेंथ किसे कहते हैं बच्चों, फोकस दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं करा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं बच्चों। चित्र में जो 1.7 है, इसमें जो पी एफ है बच्चों, यह पी से एफ के जो बीच की दूरी है, इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, फोकस दूरी बोलेंगे। एफ और पी के बीच की जो यह दूरी है बच्चों, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर उत्तल दर्पण में जो बिंदु यहाँ पर जो आपका पी है, पी क्या है बच्चों, यहाँ पर पुल है, और यहाँ पर इस तरह से जो आपका दिख सकते हैं बच्चों एफ है, इन दोनों के यहाँ पर जो पी एफ जो है आपका, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इनके बीच की दूरी को ही हम लोग बोलेंगे फोकस
दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस दूरी बोलेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसे क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। ठीक है, यह चित्र में देखा आपने। सातवां और अंतिम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इसका परिभाषा। फोकस तल क्या होता है बच्चों? फोकल प्लेन किसे कहते हैं? कह रहा है मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल। चित्र एक में देख सकते हैं F1 F2। F1 F2 अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पर, F1 और F2। या अवतल में आप देख सकते हैं F1 और F2, और उत्तल में भी देख सकते हैं F1 और F2 को के दर्पण को क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस तल। उसे क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? फोकस तल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जो गुजरती है रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? तो फोकस यहाँ पर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर? इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों? तो फोकस तल बोलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने देखा इन परिभाषाओं को। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के पूर्व से जुड़िए बच्चों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ठीक है, इसके जो आगे वाला रहेगा बच्चों यहाँ पर अगले भाग में, ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में इसके आगे वाले पोर्शन का सॉल्यूशन निकालेंगे, जिसमें हम लोग वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकालेंगे, दर्पण का फार्मूला निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों।